रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ज्ञान दर्शन के डाउनलिंकिंग स्टेशन में मौजूद हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि देश की कुल आबादी का 2% व्यक्ति विकलांगता से ग्रसित हैं और ये किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं। इसका अर्थ यह हुआ 2% आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं, चाहे वो मेंटली हैंडीकैप्ड हो, विजुअली इम्पेयरमेंट हो, लोकोमोटर हो या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। परंतु इनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की विकलांगता से ग्रसित हैं और ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल डिजेबल्ड या मल्टी कैटेगरी हैंडीकैप्ड कहा जाता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी एंड डेफ ब्लाइंड। ऐसे व्यक्ति जो मल्टी कैटेगरी या मल्टीपल डिजेबिलिटी से ग्रसित हैं, इनकी संख्या समाज में हालांकि बहुत कम है, परंतु इनका भी समाज में कहीं न कहीं योगदान जरूर है और वो कहीं न कहीं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनके एजुकेशन, इनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन जितनी जल्दी की जा सके, जिससे कि उनके एजुकेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा सके और समाज में आत्मनिर्भर बन सके और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। आज के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का मुख्य विषय है, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल हैंडीकैप्स और इसके रेफरल सर्विसेज के बारे में। और हम इस तरह के बच्चों जो इस तरह की विकलांगता से ग्रसित हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञों की हमारे पास एक टीम है, जिनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले आपको हम एक जानकारी और दे दें। यह कार्यक्रम इसी टॉपिक पर विगत सप्ताह 6 अप्रैल 2005 को इसी टॉपिक पर, इसी समय, इसी चैनल पर इसी टॉपिक पर यह कार्यक्रम हो चुका है और हालांकि समय की कमी के चलते हम पूरी जानकारी नहीं दे पाए, अतः हमने उन्हीं विशेषज्ञ को दोबारा आमंत्रित किया है। वो हमारे साथ हैं, आपका परिचय हम उनसे करवाते हैं। कार्यक्रम शुरू करने के पहले आपको हम अपना टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर बताते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2953-2844 और 2953-2845। हमारा फैक्स नंबर है 2953-6134 और टोल फ्री नंबर है 1600-12345। आप अपना सवाल चर्चा समाप्ति के बाद इस टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं। अपना सवाल आप फैक्स भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब इंग्लिश या हिंदी भाषा में दे सकें। आपसे एक अनुरोध है कि कॉल करते समय अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को लो रखें और रेलेवेंट हमारे टॉपिक से संबंधित सवाल ही पूछें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपका परिचय आमंत्रित विशेषज्ञ की टीम से करवाते हैं। हमारी बाईं तरफ मौजूद हैं मिस निधि जालान। ये स्पेशलिस्ट सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया से आई हैं और वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पर काम कर रही हैं और प्रोग्राम मैनेजर भी हैं। जो एक कोर्स चलता है उस पर वो देखभाल करती हैं और विगत 6-7 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं। हमारे बाईं ओर जो है मिस सुमित्रा मिश्रा, सेंस इंडिया इंटरनेशनल में प्रोग्राम मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रही हैं और विगत 6 सालों से डेफ ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में काम कर रही हैं। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अन्य एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वरिंदर सिंह, लीडिंग हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पिछले कार्यक्रम में भी हमने इन्हें आमंत्रित किया था। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम सुमित्रा जी से अनुरोध करते हैं कि मल्टीपल हैंडीकैप क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें और इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इसके फर्दर इंटरवेंशन में क्या क्या योगदान करती है, कहाँ तक सहायक होती है, इसके बारे में हम इनसे यह भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप पहले प्रोग्राम में आ चुकी हैं, दर्शकों को आप संक्षिप्त में जानकारी दे दें जो पहले प्रोग्राम में आपने क्या इस संबंध में जानकारी दी थी। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है, प्लीज। धन्यवाद सुबोध जी।
जैसे कि सुबोध जी ने कहा कि पिछले सप्ताह भी हम इसी टॉपिक पर हमने चर्चा किया था, मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी बहुविकलांगता के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी पिछले सप्ताह इसी समय। बहुविकलांगता जैसे कि सुबोध जी ने कहा, एक से ज़्यादा जब विकलांगता एक बच्चे में पाया जाता है उस बच्चे को हम बहुविकलांग बच्चे कहते हैं। इस टॉपिक में आज के डेट पर हम चर्चा कर रहे हैं दो भिन्न किस्म की बहुविकलांगता के बारे में। सबसे पहले सर्बल पॉल्सी। पिछले सप्ताह हमने सर्बल पॉल्सी क्या है, किन कारणों के हेतु सर्बल पॉल्सी एक बच्चे को हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है उस सर्बल पॉल्सी होने के लिए, क्या रिस्क कंडीशंस है या रिस्क फैक्टर है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक उसी प्रकार हमने डेफ ब्लाइंडनेस यानी बधिरानता के बारे में भी चर्चा किया था। डेफ ब्लाइंडनेस क्या है, किन कारणों की वजह से बच्चा डेफ ब्लाइंड हो सकता है और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ब्रीफली मैं समझाना चाहूँगी कि डेफ ब्लाइंड मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या है। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी एक बच्चे में एक से ज़्यादा जब डिसेबल्ड कंडीशन हो, एक से ज़्यादा जब विकलांगता हो, तो वो मल्टी डिसेबल्ड बच्चा है। उस बच्चे के डेवलपमेंट पे, उसके शारीरिक डेवलपमेंट पर, उसके मानसिक डेवलपमेंट पर, उसके चलने फिरने बोलने हर तरह के डेवलपमेंट पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। सर्बल पॉल्सी क्या है? सर्बल पॉल्सी इज अ कंडीशन दैट अराइजेस फ्रॉम डैमेज टू द नर्वस सिस्टम बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ। किसी भी समय पर, पैदाइश से पहले या पैदाइशी के समय या फिर तुरंत पैदा होने के बाद अगर नर्वस सिस्टम पर किसी भी प्रकार का डैमेज हो तो उस बच्चे को सर्बल पॉल्सी हो सकता है। और उसका एंड इफेक्ट या नतीजा ये होता है कि उस बच्चे को अपने मसल्स को कंट्रोल करने में दिक्कतें हो सकती है, जिसकी वजह से उसके अपने शरीर को मैनेज करने में या चलने फिरने में दिक्कतें आ सकती है। सर्बल पॉल्सी वो विकलांगता क्यों है? एक तो नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से उसके जब मसल्स कंट्रोल पुअर हो जाते हैं, कई और कंडीशंस भी आ सकते हैं जिसके वजह से इसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटी मानते हैं। सर्बल पॉल्सी होने के साथ साथ हो सकता है बच्चे को और एसोसिएटेड कंडीशंस भी हो, जैसे कि उसको देखने में डिफ़िकल्टी हो, विजन डिफ़िकल्टी हो, हियरिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे को हो सकता है, या फिर उसको कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, जिसके वजह से ये एक तरह से एक सीरियस कंडीशन या एक सीवियर कंडीशन, बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको मल्टीपल डिसेबिलिटी के तहत एक कंडीशन मानते हैं। अब आते हैं हम बात करने के लिए डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। पिछले सप्ताह हमने डिस्कस किया था बधिरान बच्चा यानी डेफ ब्लाइंड बच्चा वो है जिसको एक समय पर एक साथ विजुअल इम्पेयरमेंट यानी देखने की शक्ति में कमी हो और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी उसकी श्रवण शक्ति में जब कमी हो तो बच्चे को हम डेफ ब्लाइंड मानते हैं। ये कंडीशन पैदा होने से पहले भी हो सकता है या पैदा होने के बाद भी ये अक्वायर कर सकता है इस कंडीशन को, यानी बच्चा अच्छा खासा देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों के हेतु वो ये दोनों शक्तियों में उसकी कमी शुरू हो सकती है। डेफ ब्लाइंड होने के साथ साथ यानी देखने सुनने की शक्ति के साथ साथ उसको और भी एसोसिएटेड कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बच्चे को, या सर्बल पॉल्सी भी हो सकता है, या और कई और डिसेबल्ड कंडीशन भी बच्चे में आ सकता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमने जो पिछले बार डिस्कस किया था सुबोध जी, क्योंकि काफ़ी हमने विस्तार में बात की थी, कॉजेज़ क्या है उसके, रिस्क फैक्टर्स क्या है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब हम बात आगे जैसे करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो इसके बारे में आपके पास कोई वीडियो क्लिप्स या स्लाइड्स होंगे जो आप दिखा सकते हैं दर्शकों को, और ख़ासकर माता पिता और पेरेंट्स, CBR वर्कर जो गांव में आंगनबाड़ी वर्कर काम करते हैं, उनके लिए वो वीडियो क्लिप्स काफ़ी लाभदायक होगा। अगर वो आपके पास है तो आप दिखा सकती हैं। हाँ बिल्कुल, आज के हमारे 1 घंटे के चर्चा में हमारे पास कई ऐसे वीडियो क्लिपिंग्स है बच्चों को लेकर, जो जैसे आपने कहा जहाँ हमारे दर्शक देख रहे हैं वो देख सकते हैं इस कंडीशन को समझने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करें कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बच्चे को जल्द से जल्द पहचान करना क्यों इतना ज़रूरी है। ये हम मानते हैं कि जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है 80% हमारा ब्रेन, 80% ब्रेन हमारा डेवलप करता है जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक।
यानी बच्चे का जितना भी विकास होना हो उसका 80% विकास उसका उसी समय हो जाता है। अगर हम बच्चे को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करते हैं, अर्ली जितना जल्दी हो सके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि हम कितना उसके डेवलपमेंट में उसको हेल्प कर सकते हैं। अर्ली इंटरवेंशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल सो दैट ट्रेनिंग कैन बिगिन एज अर्ली एज पॉसिबल। बच्चे में जो बाकी बची हुई जो क्षमताएं हैं उसको हम पूरी तरह प्रयोग कर सकते हैं, निखार सकते हैं उस बच्चे में उसको। ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसके लिए हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। एक बच्चे के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि बच्चे के जो परिवार में जो लोग हैं, खास करके बच्चे के जो माता पिता हैं, जब बच्चा विकलांग पैदा होता है, किसी भी तरह का विकलांगता हो, खास करके जब मल्टी डिसेबल्ड या बहुविकलांगता जब बच्चे में हो, तो वो माता पिता के मन में उस समय क्या हो रहा होगा, उनके दिलों में क्या गुजर रहा होगा। इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे की जा सकती है, कैसे की जाती है, और अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप्स है तो वो आप दिखाएं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम में बच्चे के लिए फ़ायदा होता है और साथ साथ उनके फैमिली को सपोर्ट बहुत मिल सकता है, ताकि वो जल्द से जल्द प्रोफेशनल से या जो एक्सपर्ट्स है उनसे मिले और उनसे जानकारी हासिल करे। ये एक मेजर मुद्दा है अर्ली आइडेंटिफिकेशन में। इसके आगे हम चलते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन या अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का महत्व डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो चैलेंजेस है, यानी जो मुद्दे हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन फॉर डेफ ब्लाइंड बच्चों की जब हम बात करते हैं। डेफ ब्लाइंड बच्चे बधिरांध होने के नाते उनकी जो सीखने समझने की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत भिन्न है अन्य विकलांगता के कंपैरिजन में। इसलिए उनको जल्द से जल्द पहचान करना, उनकी ज़रूरतों को जानना और उसके हिसाब से ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो ट्रेनिंग भी दी जाती है उसके बहुत स्पेसिफिक टेक्निक्स है जिससे हम वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। फैमिलीज़ की भी बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि जब बधिरांध बच्चा होता है तो उसके फैमिली परिवार की भी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत भिन्न होते हैं, क्योंकि कभी तो उस बच्चे को ब्लाइंड कहा जाता है, कभी डेफ कहा जाता है, कभी मल्टी हैंडीकैप कहा जाता है, कभी मेंटली रिटार्डेड कहा जाता है। यानी फैमिलीज़ को सपोर्ट उस समय बहुत ज़रूरी होता है। एक और कारण है एक्सट्रीम हेटेरोजेनिटी, यानी बधिरांध बच्चा अगर हम एक देखें बहुत मुश्किल है ठीक उसी प्रकार का कोई दूसरा बच्चा हमें दिखे, इतना भिन्नता होता है उस कैटेगरी के अंदर भी, इतने भिन्न भिन्न बच्चे होते हैं। इसलिए जल्द से जल्द पहचान करना और उनको उनकी जो यूनिक नीड्स है, उनकी जो एक्सेप्शनल जो ज़रूरतें हैं उसको पहचान करके हमें ट्रेनिंग देना ज़रूरी हो जाता है। और ये भी हम मानते हैं कि बधिरांधता इतना कॉमन, जैसे कि आपने कहा कि इतना कॉमन नहीं है, इसके नंबर्स कम है, जिसके वजह से इनके लिए प्रोग्राम्स इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए फिर वही बात दोहराऊंगी कि जितना जल्दी हम पहचान करें उनके लिए उतना जल्दी हम प्रोग्राम बना सके और बच्चा उतना जल्दी विकास कर पाए। डेफ ब्लाइंड बच्चों की जब हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारा फोकस क्या है उन बच्चों के अर्ली इंटरवेंशन में। डेफ ब्लाइंड बच्चों के अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम एक सर्बल पॉल्सी या सिंगल कैटेगरी डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन या विजुअल इम्पेयरमेंट से भिन्न किस प्रकार है। वो इस प्रकार है कि डेफ ब्लाइंड बच्चा जैसे जितना जल्दी हम पहचान करें उसका मेन इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी जो है वो हम बेस करते हैं कि बच्चा अपने पड़ोस में या अपने परिवेश में किस प्रकार इंटरैक्ट करता है, किस प्रकार वो अपनी बात समझा पाता है, और जो उसके परिवेश में जो है माता पिता है, भाई बहन है, प्रोफेशनल्स है, वो अपनी बात बच्चे को किस प्रकार पहुंचा पाते हैं। ये एक इंटरैक्शन जो होता है, एक दो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन चालू होता है, इसके ऊपर हमारा सबसे मेन ध्यान हमारा इसके ऊपर रहता है। इसके अलावा बच्चा क्योंकि सेंसरी डिफ़िकल्टीज है तो उसको मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन देना बहुत ज़रूरी है। जितना भी बाकी बची हुई क्षमता है विजन में, हियरिंग में, टैक्टाइल में, उसके बाकी स्मेल करने की या टेस्ट करने की शक्ति में, जो ज्ञानेंद्रियों में जो क्षमता बाकी है उसको हम पूरी तरह स्टिमुलेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ और जैसे ज़रूरतें हैं जो सर्बल पॉल्सी की हैं। हाँ, आपसे एक सवाल पूछेंगे मैडम जी। जो अभी आपने बताया डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में, आप
जैसे ये डेफ ब्लाइंडनेस एक ऐसी विकलांगता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जी जिसको देखने के बाद हम पता नहीं कर पाते हैं ये वास्तव में है कि नहीं। जी ये सारी विकलांगता को हम देख पाते हैं, जी इसे हम देख नहीं पाते हैं। जी आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे जो जी डेफ ब्लाइंड बच्चों के अर्ली साइंस क्या होते हैं, जन्म लेने के पश्चात माता पिता कैसे जान सके बच्चा हमारा डेफ ब्लाइंड है या डेफ ब्लाइंड दोनों एक साथ है, जी इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? जी जैसे कि मैंने कहा कि एक मेन मुद्दा तो है कि बच्चे को देखने या सुनने की शक्ति में कहीं ना कहीं कमी होती है। उससे थोड़ा एक अंदाज़ा हम लगाते हैं शुरुआत के स्टेज में डेफ ब्लाइंड है, बच्चा डेफ ब्लाइंड हो सकता है। लेकिन जो डिटेल में देखने की शक्ति में क्या क्या फीचर्स है या हियरिंग में क्या क्या फीचर्स है या उसकी कम्युनिकेशन में क्या क्या फीचर्स है, वो आज ही हम यहीं डिस्कस करेंगे। आगे चलकर जब हम और डिटेल में रिस्क फैक्टर या अर्ली साइंस की जब हम बात करेंगे तो मैं बहुत विस्तार में उसको आगे समझाऊंगी। धन्यवाद सुमित्रा जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, खासकर मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में और सेरेब्रल पॉल्सी और डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया जो बच्चों के जन्म लेने के बाद उनके ब्रेन का डेवलपमेंट 80% डेवलपमेंट जन्म से 6 साल तक होता है और जो बाकी जो दबी हुई क्षमता है उनका विकास जन्म लेने के बाद इसको मैक्सिमम रूप से उभारा जा सकता है। इन्होंने ये भी कहा जो डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बताया, कुछ अर्ली साइंस जिनकी चर्चा वो बाद में करेंगे, इनके लिए हम इन्हें धन्यवाद करते हैं। हमारे पास एक और हम अन्य दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ चलते हैं। सॉरी, मैडम निधि के पास जाते हैं। मैडम निधि, कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो सेरेब्रल पाल्सी जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी का ही एक प्रकार है, ये सेरेब्रल पाल्सी क्या है और इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं इस प्रकार के केसेस में? अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप्स हैं तो इसके बारे में भी आप जानकारी दें। जी धन्यवाद मैडम। जी, मैं बताना चाहूँगी कि कब हम सेरेब्रल पॉल्सी सस्पेक्ट करते हैं बच्चे में। यहाँ जो पहले के चिन्ह हैं सेरेब्रल पॉल्सी के, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी और मेरा फोकस रहेगा फिजिकल साइंस पे आफ्टर बर्थ। पिछली बार पहले प्रोग्राम में हमने काफ़ी देर तक बातचीत की एट बर्थ जो डॉक्टर स्कोर्स लेते हैं, जैसे कि एपगार स्कोर के बारे में। अभी मैं बातचीत करूंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो बच्चा आप देख रहे हैं उसमें शायद सेरेब्रल पॉल्सी हो। सबसे पहला जो हमारा साइन है वो है कि मोटर माइलस्टोन्स में बच्चे में डिले आता है, यानी जो शारीरिक विकास के चरण हैं उनमें डिले आता है। अगर हम ये स्लाइड दर्शा सकें, इसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा सबसे पहले अपना गर्दन संभालना सीखता है। मान लीजिए बच्चे में करीब 6 महीने तक बच्चे ने अपना गर्दन संभालना नहीं सीखा। जैसे कि आप बाईं तरफ देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल बच्चा है, उसने उल्टे लेटे हुए उसने अपनी गर्दन अच्छे से संभाली हुई है। बैठने में भी बच्चे ने अपनी गर्दन अच्छे से संभाली है। यह आमतौर पे बच्चे 3 महीने तक संभाल लेते हैं। जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं, जब हम बच्चे को उठा रहे हैं तो शायद 6 महीने तक भी बच्चे ने गर्दन नहीं संभाला हो। ये एक पहला चिन्ह हो सकता है कि इस बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। आगे देख रहे हैं, बैठने के लिए बच्चे बैठते हैं। आमतौर पे बच्चे 8 महीने पर बैठ सकते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे कई बार काफ़ी देरी से बैठते हैं। अगर बच्चा करीब 12 महीने तक अपने बल पे नहीं बैठे तो ये एक और चिन्ह है कि शायद बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी हो। आगे चलते हैं क्रॉलिंग पे। बच्चे घुटने के बल चलते हैं। ये आमतौर पे बच्चे 9 महीने तक कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चा अपने बल पे 9 महीने तक नहीं 12 महीने तक नहीं चले तो यह भी एक चिन्ह है कि शायद बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी है। ये जो मोटर माइलस्टोन्स हैं, जो शारीरिक विकास के जो चिन्ह हैं, जो चरण हैं जो कि टाइम से होते हैं आम बच्चों में, उसमें कई बार डिले नज़र आता है। सबसे पहला चिन्ह स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। फिर हर बच्चा करीब 12-13 महीने पे बच्चे खड़े होकर चलना शुरू करते हैं। अगर बच्चा 20 महीने तक 18 या 20 महीने तक बच्चे ने खड़ा होना शुरू नहीं किया, चलना शुरू नहीं किया, तो यह एक और चिन्ह है हमारे लिए कि शायद बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी हो। यहाँ मैं एक बात दोहराना चाहूँगी कि एक चीज़ में डिले हो, मान लीजिए बच्चे ने बाकी सब चीज़ें अच्छे से चल रही हैं पर खाली चलने में कुछ कमी रह गई, 18 महीने तक बच्चा नहीं चला, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सब चीज़ें साथ साथ देखनी है कि क्या हर मोटर माइलस्टोन, हर चिन्ह थोड़ा डिलेड रहा है कि नहीं। इसके आगे हम चलते हैं स्टिफनेस पे, अकड़ापन पे।
काफ़ी बार पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यह बोलेंगे, और अगर आप बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो शायद आपको नज़र आएगा कि बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार पेरेंट्स ये बोलेंगे कि बच्चा इतना अकड़ जाता है कि हमें कपड़े पहनाने में मुश्किल आती है, हमें उसको पकड़ के कडल करने में मुश्किल आती है। यह कई बार बहुत ज़रूरी चिन्ह होते हैं जिसमें हमें पता चल सकता है कि शायद बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी है, अकड़ापन की साइन जहाँ आती है। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कई बार बच्चे बैठना तो सीख जाते हैं पर अलग तरीके से, भिन्न तरीके से बैठते हैं या भिन्न तरीके से खड़े होते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस बच्चे ने बैठना तो सीख लिया, शायद थोड़े डिले से भी बैठा होगा, पर ख़ास तौर पे अगर हम देखें इसके बैठने का तरीका थोड़ा भिन्न है, थोड़ा अलग है। कई बार बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी में दोनों एड़ी पीछे करके भी बैठते हैं, जिसे कि हम डब्ल्यू सिटिंग कहते हैं। आगे देखते हैं कि ये बच्चा खड़ा था, जो बच्चा इसमें हम देख सकते हैं कि बच्चा खड़ा तो है, पर अगर आप देखें वो अपने टोज़ के ऊपर खड़ा है, जैसे आम तौर पे बच्चे खड़े होते हैं वैसे नहीं, और सारा वजन उसने आगे अपने हाथों पे लिया है। तो इस तरह के अगर साइंस हो कि बच्चा भिन्न तरीके से काम कर रहा हो, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, पर कुछ अलग तरीके से, तो फिर भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद इस बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी हो। आगे चल के देखते हैं और क्या साइंस होती हैं। कई अर्ली साइंस ऐसे होते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे की, जैसे कि सकिंग या कुछ और अर्ली रिफ्लेक्सेस वो नहीं रहती। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा एक ही तरफ से काम कर रहा हो, खासकर स्पैस्टिक हेमीप्लीजिया में हम देखते हैं कि बच्चा एक ही तरफ से हमेशा एक ही हाथ का इस्तेमाल करे या एक ही पैर का इस्तेमाल कर रहा हो। एक और चीज़ जो एथेटॉइड सेरेब्रल पॉल्सी में बहुत नज़र आती है वो है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। इसके बारे में हमने चर्चा पहले प्रोग्राम में की थी। कई बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी के ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारी मूवमेंट्स आती हैं शरीर में, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, और बहुत बार माता पिता ये रिपोर्ट करेंगे कि ये बच्चा कभी स्थिर नहीं रहता, 5 मिनट के लिए भी कहीं स्थिर नहीं रहता, मूवमेंट्स हमेशा इसमें रहती हैं। एक और चिन्ह है अनयूजुअल बिहेवियर। बच्चे कई बार इरिटेबल या बहुत रोते हैं, खासकर अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हों जैसे कि एपिलेप्सी वगैरह। आगे हम देखते हैं कि स्माइल, सोशल स्माइल जिसे हम कहते हैं, जो ये है कि बच्चे आमतौर पे 8 हफ्ते तक, अगर 8 हफ्ते से रिस्पॉन्स में स्माइल करते हैं। यह चीज़ अगर 3 महीने तक डिले हो, 3-4 महीने तक, तो कई बार यह एक चिन्ह होता है। और कई बार माँ बाप ये रिपोर्ट करते हैं कि इस बच्चे में कोई रिस्पॉन्स नहीं आती, ये हमें बता सकता है कि शायद इस बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी हो। और जैसे कि पहले भी सुमित्रा जी ने बताया, अगर कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे हियरिंग, विजुअल इम्पेयरमेंट, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इन एपिलेप्सी, तो ये भी एक साइन है कि शायद बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी है। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक चिन्ह को खाली लेके हम नहीं चलते, सब चीज़ों को साथ लेना पड़ता है। फिजिकल साइंस के साथ साथ मेडिकल हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी होता है। रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी देख के वो भी देखना पड़ता है कि क्या इस बच्चे में कुछ बर्थ के समय कुछ ट्रॉमा हुआ या कोई रिस्क फैक्टर जो बर्थ के पहले प्रेजेंट है, क्या ऐसा कुछ रहा है। इसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में काफ़ी देर तक चर्चा की थी। मैडम निधि जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जी। जैसा कि आपने बताया, जो डिलेड मोटर माइलस्टोन डेवलपमेंट जो होते हैं इस प्रकार के केस में पाए जाते हैं, और जिससे ये अर्ली साइंस होते हैं, इन्हें हम एक सिम्टम्स के रूप में समझते हैं। इस प्रकार के बच्चे जिसमें कुछ न कुछ डिसेबिलिटी होने की संभावना पाई जाती है, तो क्या अगर इस प्रकार की ये मोटर माइलस्टोन डिले होने से क्या ये मान लीजिए बच्चे सीपी ही होंगे या सेरेब्रल पॉल्सी या दूसरे प्रकार के डिसेबिलिटी बच्चे भी हो सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, दूसरे प्रकार के भी होते हैं, इसलिए हमें सब चीज़ें साथ लेना पड़ता है। क्या स्टिफनेस भी है, क्या डिले भी है, क्या एबनॉर्मल पॉस्चर्स भी हैं, सब चीज़ें साथ लेके चलना पड़ता है एक एक्यूरेट डायग्नोसिस करना। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को लेके कि हाँ इसमें डिले है तो ये बच्चा ज़रूर सीपी का होगा। बहुत सारी अदर कंडीशंस होती हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा में कई बार आप खड़े होने में डिले देखेंगे, मेंटल रिटार्डेड बच्चे में आप खड़े होने चलने में डिले देखेंगे। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है जहाँ पे डिले होता है, जो कि कॉमन होती है। सेरेब्रल पॉल्सी की एक खासियत ये है कि डिले इन मोटर माइलस्टोन्स, मोटर एरियाज में, एंड एबनॉर्मल पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट, जिस तरीके से बच्चा काम करेगा वो भिन्न तरीके से होगा। साथ में आपको मेडिकल हिस्ट्री भी अच्छे से जान लेनी चाहिए, आपका स्कोर का पता कर लेना चाहिए। धन्यवाद निधि जी। जैसा कि अभी देखा निधि जी ने ये बताया, जो खासकर सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, इसके अर्ली साइंस क्या क्या होते हैं, और अगर बच्चा जन्म लेने के पश्चात अगर वो उसकी डेवलपमेंट
मोटर माइलस्टोन डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती है, तो हम ये डाउटफुल हो जाता है बच्चे में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कुछ कमी है। जैसे कि उन्होंने ये बताया, जो अगर बच्चा सिटिंग करना या बैठना या क्रॉलिंग करना या स्टैंडिंग पोजीशन में जाना या उसको स्टैंडिंग होना, या तो इसमें थोड़ी अगर एक एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है, जो उसके बाद का वो उसका डेवलपमेंट होता है, तो हम कहीं ना कहीं मान के चलते हैं ये सिम्टम्स हैं और हमें एक्सपर्ट्स के पास में ये अर्ली साइंस होते हैं, और इसके साथ हम फर्दर हमें किसी रेफरेंस की आवश्यकता होती है, किसी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है जो इस पर हमें फर्दर सलाह ले सके। और निधि जी धन्यवाद, इसके लिए आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ डॉक्टर वरिंदर सिंह हैं। डॉक्टर साहब एक पैडियाट्रिशियन हैं और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैडियाट्रिक्स में। और हम डॉक्टर साहब से एक सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी की चर्चा हो रही है और खासकर मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो आप जैसा कि मैडम सुमित्रा जी ने बताया, डेफ ब्लाइंडनेस भी उसका एक पार्ट है और सेरेब्रल पॉल्सी एक पार्ट है, तो आपके पास बहुत सारे केसेज आते होंगे, क्योंकि तो आप ये बताएंगे जो सेरेब्रल पॉल्सी जो बच्चे प्रभावित होते हैं, उस प्रकार के बच्चे में कोई वैसे कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि सामान्यतः सब बच्चों में पाए जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कि डिफरेंट होते हैं, उसको समझ के उसके आधार पर हम असेसमेंट या डायग्नोज करते हैं इस प्रकार के बच्चे में कहीं ना कहीं कमी है, इसके बारे में आप कृपया दर्शकों को बताएं। जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये समझना चाहिए कि रिफ्लेक्सेस जब हम कहते हैं, रिफ्लेक्सेस से हम समझते हैं जी, रिफ्लेक्स एक तरह का एक मोटर मूवमेंट है, एक रिएक्शन है सेंसरी स्टिमुलस को, ठीक है, जो कि ब्रेन स्टेम, उसमें पूरा अभी दिमाग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होती हैं वो ब्रेन से नीचे, कॉर्टेक्स से नीचे लेवल, ब्रेन स्टेम के लेवल पे होती हैं, और कोई आपने सेंसरी स्टिमुलस दिया, उस स्टिमुलस के रिस्पांस में एक तरह का मोटर रिएक्शन आता है, एक मूवमेंट आती है जो कि बड़ी स्टीरियोटिपिक होती है। अगर आप वो सेंसेशन जब भी देंगे, सेम टाइप ऑफ रिस्पांस हमेशा आएगा। तो इसको हम जो है एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स या प्राइमरी रिफ्लेक्स कहते हैं। ये एक तरह की सर्वाइवल, फीटस में, माँ के गर्भ में ही बच्चे के अंदर ये रिफ्लेक्सेस बन जाती हैं, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है ये रिफ्लेक्सेस आती रहती हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस जो हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन की मैच्योरिटी होती है, कॉर्टिकल इंटीग्रेशन शुरू होता है, तो ये रिफ्लेक्सेस आमतौर पे कम होनी शुरू हो जाती हैं, और तभी बच्चा अपने आप से और दूसरे तरह के सर्वाइवल पॉस्चर्स और रिएक्शंस डेवलप करता है। अगर ये रिफ्लेक्सेस प्रिवेंट ना हो तो उससे बच्चे को आगे अपनी मोटर काम, जो भी काम, चाहे वो बैठना है, चलना है, लिखना है, उसमें समस्या आ सकती है। तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सेस के बारे में जानना हमारे लिए अच्छा रहता है। अगर ये रिफ्लेक्सेस किसी बच्चे में उस उम्र से आगे तक नज़र आ रही हैं जब नहीं होनी चाहिए, तो हम ये मानते हैं कि इस बच्चे में सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, कुछ इनमें ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनमें ये रिफ्लेक्सेस उस समय पे जब होनी चाहिए तब नहीं होती और बाद में आना शुरू करती हैं। खासकर वो बच्चे जिनके दिमाग के ऊपर असर हो, जिनके ऊपर कोई दिमाग के ऊपर असर होगा, उनमें ऐसा भी पाया गया कि शुरू में ये रिफ्लेक्सेस जब होनी चाहिए तब नहीं होती, और जिस उम्र में नहीं होनी चाहिए तब उसमें होती है। तो जो इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्सेस जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, सबसे ज़रूरी बात तो ये जानना है कि ये रिफ्लेक्सेस जो है ये थोड़ा सा तकनीकी मामला है। ये अगर हम चाहें कि हर आदमी इसको कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक डॉक्टर या थेरेपिस्ट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक तकनीक इन्वॉल्व है। एक स्पेसिफिक तरीके से आप सेंसेशन देंगे तो आपको रिस्पांस मिलेगा। अब पहली रिफ्लेक्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, उसको हम बोलते हैं ग्रास्प रिफ्लेक्स। ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है जब आप बच्चे के तली के अंदर, हाथ के अंदर आप उंगली या कोई चीज़ देते हैं तो वो एकदम से मुट्ठी से उसको पकड़ने की और बांधने की कोशिश करता है, उसको पकड़ता है, जिसको ग्रास्प बोलते हैं। इसको हम क्लिप के जरिए भी दिखा सकते हैं। इस क्लिप में बड़ा अच्छा आपको नजर आया, जैसे हाथ के अंदर ये ऑब्जर्वर ने या डॉक्टर ने अपनी उंगली को रखा है, तो आप पाएंगे कि ये बच्चा जो है उसको एकदम से हाथ को पकड़ लेता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। कई बार कुछ बच्चों में ये जो ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है आमतौर पे 12 हफ्ते की उम्र तक ये चला जाता है। अगर ये मान लीजिए कि बड़ा होने के बाद भी ये रिफ्लेक्स रहती है, देर तक रहती है, तो इससे बच्चे को उसकी मुट्ठियां बंधी रहेंगी। ये आमतौर पे एक निशानी होती है जिन बच्चों को स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी होती है, स्टिफनेस होती है, उनमें ये बड़ा, यानी 12 हफ्तों के बाद चला जाना चाहिए। आमतौर पे ये चला जाता है, और वो रहता है तो ये हम समझते हैं जो अर्ली साइन हो सकता है। ओके, ये अर्ली साइंस हो सकते हैं। खासकर ग्रास्प रिफ्लेक्सेस के बारे में जी, दूसरे रिफ्लेक्सेस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, उसको हम बोलते हैं रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स। ये रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स क्या होती है?
जब बच्चा पैदा हुआ उसको अपने सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए, और खाने का सबसे पहला जो उसको प्रभु ने उसके लिए आयोजन किया है वो है स्तनपान या माँ के आंचल से उसने दूध लेना है। तो उसके अगर जैसे ही उसके मुंह के आसपास छुआ जाता है तो चाइल्ड रूट्स फॉर द ब्रेस्ट है, ट्राइज टू फाइंड इट, वो ढूंढेगा कि कहाँ से ये उसकी जो छुआ गया है वो चीज़ क्या है, और एकदम से उसका मुंह खुलेगा, ऊपर का जो लिप है वो चला जाएगा ऊपर, नीचे का खुल जाएगा और वो मुंह के अंदर उसको पकड़ के और चूसना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। जो बच्चा जिसको पैदाइश में कोई तकलीफ हुई, जिसको ठीक से सांस नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं आया, उनमें कई बार ये सकिंग रिफ्लेक्स, या प्री मैच्योर बच्चा है उसमें नॉर्मली ये रिफ्लेक्स और सप्रेस हो सकती है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्स फिर वही देर तक लगातार रहती है, बड़े बच्चों में भी रहती है, तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है सेरेब्रल पाल्सी का। ज़्यादातर एब्सेंस ऑफ ए सकिंग रिफ्लेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। जो बच्चे ठीक से सक नहीं कर पाते उनमें रिस्क होता है कि इनके दिमाग के ऊपर कुछ असर है और ये बच्चे बाद में कुछ परेशानी करेंगे। तीसरी रिफ्लेक्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा उसको हम लोग बोलते हैं मोरोज रिफ्लेक्स। अब ये मोरोज रिफ्लेक्स क्या होता है, अगर हम ये इसके अंदर देखें स्लाइड के अंदर, इसके बाद एक क्लिप भी है, अगर आप क्लिप दिखाएं तो इसमें आप देखिए, आप बच्चे को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसका जो सिर है उसको आप अचानक 30 डिग्री नीचे छोड़ेंगे। तो जब आप बच्चे का सिर छोड़ेंगे तो आप पाते हैं कि एकदम से, अभी ये बच्चे का सिर छोड़ा जाएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, एकदम से उसके हाथ पहले बाहर को जाएंगे, ठीक है, बाहर में जाने के बाद और ये वापस अब अंदर आएंगे और फिर मुट्ठियों का खुलना। ये एक कंप्लीट मोरोज रिफ्लेक्स है जो कि हर नॉर्मल बच्चे में पाई जाती है और आमतौर पे ये 6 महीने की उम्र तक खत्म हो जाती है, उसके बाद ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनमें ये मोरोज रिफ्लेक्स परसिस्ट करती रहती है, ये चलती रहती है, और जब ये रिफ्लेक्स ज़्यादा देर तक रहे, जैसे अब ये बच्चा दिखाया गया है, जैसे उसको आपने छोड़ा वो एकदम से चौंक जाएगा। तो ऐसे बच्चों को बैठने में और बिठाने की सिखाने में तकलीफ होती है, क्योंकि आप जैसे उसको थोड़ा सा भी छोड़ेंगे उसका सिर पीछे हो गया तो उसके हाथ फैल जाएंगे और नहीं बैठ पाएगा। ये एक अर्ली साइन हो सकता है कि आप जिससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को कोई समस्या है, और ये परसिस्टेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। एक और रिफ्लेक्स जिसकी हम बात करना चाहेंगे उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक टॉनिक रिफ्लेक्स, नेक रिफ्लेक्स। ये जब किसी बच्चे का स्लाइड में अगर हम देखें, सिर को घुमाया जाए एक तरफ को, तो जिस तरफ को उसकी सिर घुमाया जाता है, जिस तरफ खोपड़ी रहती है वो हाथ तो मुड़ा रहेगा, लेकिन जिस तरफ उसका चेहरा जाएगा वो हाथ एकदम से आगे फेंसिंग पोस्चर में, ऐसे जैसे किसी को हम हिट कर रहे हो। ये सामान्य तौर से पाया जाता है, ये सामान्य तौर से पहले पाया जाता है। लेकिन ये भी अगर 6-7 महीने की उम्र के बाद ज़्यादा रहेगा, जैसे इस बच्चे में हम देख रहे हैं, ये बड़ा बच्चा तकरीबन 2-2.5 साल का है और इसके अंदर भी जैसे उसका चेहरा घुमा तो उसके हाथ जो है फैलने शुरू हो गए। तो ऐसे बच्चों को समस्या होगी। और इसमें हम, और जो जल्दी में ये सारे साइंस जो होते हैं, अगर तो ये बहुत ज़्यादा हों, सिवियर हों, तो आराम से आपको सिर्फ ऐसा ही नजर आएगा कि उसने हाथ फैला दिया। लेकिन जिसमें ये कम असर हो जिस बच्चे में, तो ऐसा भी होगा कि वो बच्चा जब लिखने की कोशिश करेगा तो वो ठीक से लिख नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे उसका सिर एक तरफ हुआ देखने के लिए तो उसका हाथ बाहर जाने की कोशिश करेगा, बीच में नहीं आएगा, तो फिर उस बच्चे का जो कलम पकड़ने का पोस्चर होगा बड़ा ऑकवर्ड होगा, तो उसी डायरेक्शन में वो अलग तरह से पकड़ेगा। तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग उम्र पे आप इसको पाते हैं। क्योंकि आज हम अर्ली साइंस की बात कर रहे हैं, तो अर्ली साइंस में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर 6-7 महीने के बाद भी ऐसा रहता है तो हमें सोचना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ है और ऐसे बच्चे के अंदर कोई समस्या हो सकती है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब ये रिफ्लेक्सेस खत्म होती हैं तो उसके बाद एक नई चीज़ शुरू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉस्चरल रिएक्शंस। अब ये पॉस्चरल रिएक्शंस क्या है? हमारी बॉडी एक खास तरह का पॉस्चर अडेप्ट करती है, चाहे वो नेक है, हमारा धड़ है, बाजू है। जब भी आप बॉडी को शिफ्ट करेंगे तो वो एक तरह का एक रिएक्शन देती है, और ये एक बॉडी को संतुलन में लाने का एक प्रोटेक्टिव एक और सर्वाइवल मेथड है जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा है। अब जैसे हम बच्चा लें जो कि नॉर्मल है, तो उसमें अगर आप उसको उल्टा पेट के बल लेटाएंगे, हम स्लाइड में देखते हैं, तो उसके अंदर जैसे ही आप पेट के बल उसको लेटाते हैं तो देखिए उसकी गर्दन ऊपर है, हाथ बिल्कुल ऊपर आ रखे हैं, टांगे बिल्कुल उस समांतर है। तो ये एक पॉस्चरल जो है, एक पॉस्चरल रिएक्शन है, जैसे इसको हम लंडाउ रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। जैसे आप उसको पेट के बल आपने पकड़ा तो वो एक समतल रहेगा, सिर उसका थोड़ा ऊपर जाएगा और हाथ भी अकड़े नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी में कई बार बोर्ड लाइक बच्चा हो जाता है, वो एक अलग बात है, तब इतना ना हो। लेकिन आमतौर पर जब आप पाएंगे तो पॉस्चरल रिएक्शन जिन बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी होती है वो अलग तरह से होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं उसको। जैसे ये एक नॉर्मल ये बच्चा हमने पकड़ा है, इस बच्चे को आप देख रहे हैं कि उसके हाथ और पांव बिल्कुल नीचे लटके हुए, वो समांतर आने की कोशिश नहीं करता। तो ये जो ऐसा बच्चे का एक रैग डॉल टाइप बिल्कुल नीचे लटका रहना, एक नॉर्मल पॉस्चरल रिएक्शन नहीं होना,
ये एक बड़ा अच्छा साइन है, जो कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा तकनीक इन्वॉल्व नहीं है, शायद और लोग भी कर पाएंगे। जब बच्चा इस तरह से रहता है तो उसको भी हम मान सकते हैं कि इस बच्चे में एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं आया। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं, एक स्लाइड आई थी उसको हम दोबारा से देखते हैं, और उसमें ये दिखाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ अ रिएक्शन, राइटिंग पॉस्चर है। जैसे आप बच्चे का धड़ पकड़ के उसको एक तरफ को घुमाते हैं तो उसका एक हाथ अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि उसने नीचे करा हो, और दूसरा ऊपर को मुड़ जाता है। हालांकि ये बच्चा अभी बैठना नहीं सीखा है, ना ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, बट एक रिफ्लेक्स है कि ये पॉस्चर है। और इसमें इसका रिफ्लेक्स डिफरेंस क्या है, इसको हम रिफ्लेक्स नहीं पॉस्चर क्यों कहते हैं? इसमें बहुत सारे जगह से उसको सेंसेशंस मिलती हैं, केवल मसल्स या स्किन से नहीं, उसकी देखने की शक्ति से, उसके लेबरेंस से, जो कान का अंदरूनी हिस्सा जो बैलेंस से रिलेटेड होता है, इन सब से मिलकर ये पॉस्चरल रिएक्शंस आते हैं। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मेथड होता है ये देखने का कि किसी बच्चे के अंदर असर है या नहीं है, और इन रिफ्लेक्सेस और पॉस्चर से हम कह सकते हैं कि किसी बच्चे पे असर है या नहीं। जैसे कि पहले भी कहा गया, निधि ने बताया कि सिर्फ एक चीज़ के असर को हम नहीं इंपॉर्टेंट मानते। अगर किसी बच्चे में ये रिफ्लेक्सेस एक से ज़्यादा और ज़्यादा सिवियर तरीके से प्रेजेंट है, तभी सेरेब्रल पैल्सी कहना सही उचित होगा। सिर्फ एक आध चीज़ के होने से सेरेब्रल पैल्सी कह देना कई बार गलत होता है, क्योंकि देखिए सेरेब्रल पैल्सी जैसे हम कहते हैं ना, वो एक इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आता है फैमिली के मन में, और एक इतना प्रेशर आता है कि आप इतनी आसानी से ये डायग्नोसिस नहीं दे सकते जब तक कि आपको इसको पक्का ना हो। और इसलिए ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा साइंस हो, या परसिस्ट करे जा रहा है एक भी साइन है जो कि माइल्ड वैरायटी में हो सकता है, लेकिन किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट द्वारा इसको पूरा देखने के बाद ही कहा जाए तो बेहतर रहेगा। सिर्फ एक ही रिफ्लेक्स के बेसिस पर अगर हम पेरिफेरी पे इसको डायग्नोज करने लगेंगे तो कई बार हम बेवसूल में किसी फैमिली को एंग्जाइटी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल और है जी। आप एक पेडियाट्रिशियन हैं, इस प्रकार के कैसे प्राय आपके पास आते होंगे जी। आप ये बताएं, जब पेरेंट्स को इस बात की जानकारी मिलती है जो उसका बच्चा इस प्रकार के डिसेबिलिटी से ग्रसित है या सफ़र कर रहा है, तो उसका फर्दर रिएक्शन क्या होता है, और उसमें आप उनको कैसे सलाह देते हैं, और आपकी क्या सलाह होती है? आप चूँकि इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ज़रूर, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। कोई भी ग्रीफ रिएक्शन हम लें, जो कोई भी ऐसी खबर जिसको हम नहीं सुनना चाहते, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डिनाइल। आप उसको बिलीव नहीं करते। कोई भी बात आपको है कि ये पक्का है साहब, आर यू श्योर, ये ऐसा ही है, ये ऐसा हो नहीं सकता, मेरे तो परिवार में कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तो ऐसे सवाल सबसे पहला डिनाइल होता है। बहुत कॉमन जो ये एक रिएक्शन होता है, हर ग्रीफ रिएक्शन में होता है, और किसी भी क्रॉनिक मॉर्बिडिटी या सिवियर डिजीज की हम बात करेंगे तो उसमें भी पेरेंट्स का जाहिर है सबसे पहला यही होता है कि डॉक्टर साहब आर यू श्योर, कहीं आपको कोई गलती तो नहीं लग रही। दूसरी चीज़ जो होती है, जैसे ही ये बैठ जाता है कि ये जो आपने बताया ये बीमारी है, तो हमारी एक नेचुरल एक टेंडेंसी है इंसान की कि हम एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं हर चीज़ का। तो हम क्या कहते हैं, साहब अच्छा अगर ये ऐसा है तो ये क्यों हुआ। तो एक कई बार परिवार में इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोपण का एक चक्र शुरू होता है कि ये माँ की वजह से हुआ, इसके परिवार में था, या बाप की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, और एक अलग सा एक डायनेमिक घर के अंदर शुरू हो जाता है, जिसकी मेरे समझ से कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक महज एक्सीडेंट है। मदर इज द नेचुरल कैरियर। प्रभु ने उसको इस काबिल समझा, आदमी को नहीं समझा, माँ को ही समझा इस काबिल कि वो बच्चे को रख सकती है। तो हम माँ को ही उसका ब्लेम देना ये सही नहीं, मेरे ध्यान से बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत जरूरी है इसको समझे कि क्योंकि जो नेचुरल कैरियर है, अगर जो भी एक्सीडेंट होगा उसी के साथ हो सकता है। जी। जब आदमी उसको कैरी नहीं कर रहा, उसके एक्सीडेंट से बच्चे पर प्रभाव आ ही नहीं सकता। तो इसमें माँ का कुछ लेना देना नहीं है, उसके गुणों का कुछ लेना देना नहीं है। इट इज नॉट ए हेरिडेटरी इलनेस। तो इसलिए ये एक बड़ा जरूरी चीज होती है। तो दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है, वह जब भी हम बात कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी बच्चा देर से करता है। तो हम कई बार समझाने में भी डॉक्टर लोग कई बार ऐसे कह देते हैं कि ये बच्चा बैठा नहीं है, ये देर से बैठेगा या देर से चलेगा। तो परिवार कहता है अच्छा साहब को क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने नहीं बैठेगा, साल में बैठ लेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये समझना गलत है। ये बहुत जरूरी है हम इसको इस संदर्भ में समझें कि ये बच्चा देर से बैठेगा और इसकी क्षमता कम है इसलिए देर से बैठेगा, और उस क्षमता का भी ठीक से उस क्षमता का भी इस्तेमाल करने के लिए अगर हम जल्दी से अर्ली इंटरवीन नहीं करें, जैसे सुमित्रा जी ने शुरू में बताया कि ब्रेन की जो प्लास्टिसिटी होती है, जो ग्रोथ, जो रेजिडुअल कैपेसिटी है, उसका इस्तेमाल आप शुरू में ही कर सकते हैं। और आप जितना उसमें देरी करते जाएंगे वो उतना ही उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो ये महज मान लेना कि ये देर से करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत है।
ये देर से करेगा और उसको कराने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से इसको समझना बहुत जरूरी है, यानी उसका प्रभाव नेगेटिव ही पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, इस स्थिति में पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस करते हैं आप? नहीं, सबसे क्या जरूरी कहते हैं पेरेंट्स को अब क्या करना चाहिए? एक इस संदर्भ में बात और कहना चाहूंगा कि आमतौर पे जब भी हम कोई भी बीमारी समझते हैं तो हम बीमारी को समझते हैं कि कोई टीका, कोई कैप्सूल, कोई इलाज, है ना, उसके अलावा हमारे जहन में कोई और इलाज नहीं आता। तो हम उसी एक इलाज, एक टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, कोई स्पेशल थेरेपी की सर्च में निकल जाते हैं। और जो भी बीमारी लंबी होती है, जिसके सीधे सीधे इलाज नहीं होते, उसके क्वैकरी, उसके ऐसे इलाज जो साइंटिफिक नहीं है, उनके बारे में क्लेम करने वाले क्लेमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जिससे माँ बाप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू करते हैं, इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। तो हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि देखिए, इसके अंदर जो मेन मेथड है, पहले इसकी प्रॉपर असेसमेंट होना, और जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम द्वारा करे, यानी सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है, इसमें थेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पीच थेरेपिस्ट का रोल हो सकता है, हियरिंग असेसमेंट का रोल हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को केवल एक तकलीफ नहीं, कई तकलीफें हो सकती हैं। और उस प्रॉपर असेसमेंट के बाद जब उसका हम डेफिसिट, उसकी डिसेबिलिटी हम अच्छे से, हैंडीकैप को अच्छे से समझ लेते हैं कि उसकी क्या क्या कमियां हैं, फिर उसके लिए एक टेलर मेड प्रोग्राम बनाया जाता है। ये एक बच्चे का बना हुआ प्रोग्राम दूसरे के लिए लागू नहीं हो सकता। जैसे निमोनिया की जो दवाई है, हर निमोनिया के बच्चे को दी जा सकती है, लेकिन इस बीमारी के संदर्भ में ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो यू हैव टू असेस द हैंडीकैप एंड डिसाइड ए प्रोग्राम फॉर दैट चाइल्ड, और जिसमें मेजर इंटरवेंशन जो है वो फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। नथिंग एल्स वर्क्स, नथिंग एल्स हैज बीन प्रूवन टू वर्क, ब्रॉडली स्पीकिंग। ओके डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब ने ये बताया जो रिफ्लेक्सेस क्या हैं और ख़ासकर इसका क्या क्या प्रभाव होता है बच्चों के डेवलपमेंट पर। रिफ्लेक्सेस एक अर्ली साइन के रूप में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ये भी बताया जो सेंसरी स्टिमुलस के तुरंत बाद ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं और मूवमेंट नहीं होता है, डिलेड होता है, तो हम कहीं ना कहीं इसमें कमी का एहसास करते हैं। उन्होंने ये बताया रिफ्लेक्सेस के जितने प्रकार होते हैं, ग्रास रिफ्लेक्सेस हैं, रूटिंग रिफ्लेक्सेस हैं, सकिंग रिफ्लेक्सेस हैं, और इन सब के एब्सेंस में, जैसे सकिंग रिफ्लेक्सेस के एब्सेंस में हम कहीं ना कहीं कमी बताता है, और ये फर्दर ये बताता है कि बच्चे को किसी फर्दर डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। इन्होंने ये भी बताया पेरेंट्स को खासकर जब इस बात की जानकारी मिलती है कि उसका बच्चा इस प्रकार के डिएबिटीज से ग्रसित है, तो उनमें किस प्रकार के एक मेंटल ट्रॉमा पैदा होता है, और ख़ासकर जो बच्चे का पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है, डिनायल में होता है, और उसकी कैसे फर्दर एडवाइस करते हैं। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे से बताया। इसके डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। हम चर्चा जारी रखेंगे, इसके चर्चा जारी रखते हैं हम। हालांकि मेरे पास समय कम है, फिर भी हम सुमित्रा जी हमारे साथ बैठी हैं, हम इनसे यह अनुरोध करते हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ अर्ली साइंस के बारे में बताने जा रही थी, तो कृपया आप पास स्लाइड्स है तो आप कृपया दर्शकों को बताएं। जब हम डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं और अर्ली साइंस के बारे में बात करते हैं, तो ये शायद मेरा कहना सही रहेगा कि जो डॉक्टर साहब ने बताया या निधि ने बताया कि जो डिले होता है वो डेफ ब्लाइंड बच्चों में भी पाया जाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि डेफ ब्लाइंड होने के नाते बच्चे को हर एरिया में, उसके मोटर डेवलपमेंट में, उसके सोशल डेवलपमेंट में, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी बुद्धि के विकास में भी डिले पाया जाता है। एक परिवार को कैसे पता चल सकता है या कैसे ये संकेत मिल सकता है कि बच्चे में कोई समस्या है या देखने सुनने की शक्ति में कोई समस्या है? शायद मोटा मोटा सारे माइलस्टोन्स में डिले होता है। ये कहना ठीक रहेगा कि बच्चा रिस्पॉन्स बहुत कम देता है, और किसी भी प्रकार का बच्चे से रिस्पॉन्स पाने के लिए पेरेंट्स को या माता पिता को बहुत अधिक उसके साथ मेहनत करना पड़ता है। ज़रा सा हाथ हिलाने के लिए या गर्दन हिलाने के लिए या उठा के बिठाने के लिए या उसकी तरह निगाहें, बच्चे का निगाहें अपने ऊपर टिकाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि सुबोध जी ने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूँगी कि अगर बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट है, मोटा मोटा अगर बच्चे की आंखों को, सुमित्रा जी क्षमा कीजिएगा, हमारे पास एक चेन्नई से कॉल है, हम ये कॉल ले लेते हैं, इसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। हाँ, कॉल फ्रॉम चेन्नई, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मैडम। हेलो हेलो, हाँ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। calling from Static Society of Tamil Nadu, Chennai. Yes madam. It's a question to Dr. Varinder Singh. Yes. Sir, other than primitive reflexes, is there any confirmation test to identify the children with cerebral palsy?
Well, there are several scales which are there. There are several scales which have been used, the developmental scales, the motor assessment instruments, which use not only the primitive reflexes, the postural reflexes, several combination of them, and they are, each of them is graded from 0 to 4, and then you could have certain presence of certain obligate reflexes which will confirm the diagnosis of cerebral palsy. But I must say that all these instruments do not have a very high specificity for diagnosis in infancy. Most of these instruments are quite effective when you go for the later half of the infancy, but in the earlier 6 months, they also have an handicap, but they are the best which are available to us. थैंक यू डॉक्टर साहब। हमारे पास एक कॉल और चेन्नई से है डॉक्टर साहब, हम कॉल लेते हैं। Hello. यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hello. यस, Whether cerebral palsy children can be identified in the prenatal itself? डॉक्टर साहब आप जवाब नहीं, दें। इट इज, देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि cerebral palsy is usually because of an accident which happens either during pregnancy or during the birth process or later on. So there are very few known causes where you could say that each time if this cause is present, there will be cerebral palsy. Since those kind of situations are not there, it is not possible to make a prenatal or antenatal diagnosis early enough, so by which if you make that diagnosis you could terminate that pregnancy. No, this kind of diagnosis is not possible for cerebral palsy. थैंक यू सर। अभी हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारे पास मैडम निधि हैं, हम मैडम निधि से ये सवाल जानना चाहेंगे, खासकर सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, रेफरल सर्विसेज के बारे में कुछ बताएंगे, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में आप कुछ जानकारी हमें दें। जी ज़रूर। अगर हम देखें कि मान लीजिए बच्चे में ये पता चल गया हो कि बच्चे को सेरेब्रल पॉल्जी है या डेफ ब्लाइंडनेस है या किसी तरह की डिसेबिलिटी है, तो आगे आप क्या कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन का ये मतलब होता है कि आप एक ऐसा माहौल बच्चे को देना चाह रहे हैं जहाँ पे उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसके परिवार को सपोर्ट मिले, चाहे वो सेरेब्रल पॉल्जी का बच्चा हो, चाहे वो डेफ ब्लाइंडनेस का बच्चा हो, जहाँ ऐसा माहौल हो जैसे जहाँ वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर पाएँ। सवाल रही कि आप कहाँ कहाँ रेफ़र कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट काफ़ी अलग अलग काम करते हैं। अगर हम इस स्लाइड में देखें, रेफरल्स काफ़ी हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, विजन के लिए ऑडियोलॉजिस्ट हैं, अगर स्लाइड एक बार दिखा दें, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, हियरिंग के लिए न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जनरल इवैल्यूएशन के लिए स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं। बहुत अलग अलग किस्म के लोग हैं जो सेरेब्रल पॉल्जी या डेफ ब्लाइंडनेस में काम कर सकते हैं इसमें। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहूँगी, एज प्रोफेशनल्स we need to make sure, and I would say this repeatedly, that we do not lose the child and the family in the number of professionals that we have. यानी हम एक बच्चे और एक परिवार के ऊपर इतना तानातानी नहीं करें कि वो बच्चा उस और परिवार उसमें खो जाए। ये ज़रूरी है कि सारे प्रोफेशनल्स मिलजुल कर काम करें और ऐसे वातावरण को प्रोवाइड करें जिससे कि बच्चे को विकास के मौके मिलें। जहाँ तक बात रही ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, अगर ऐसा पता चल जाए कि बच्चे में कुछ डिलेज हैं, चाहे वो डेफ ब्लाइंडनेस के कारण, चाहे सेरेब्रल पॉल्जी के कारण, सबसे बड़ी बात है कि उसके प्रोग्रामिंग सही होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, पर ये बहुत कम है नंबर में, अभी तक अच्छे से हर जगह नहीं है। एक स्कीम है जो NGOs जिसका यूटिलाइज कर रहे हैं, वो ICDS स्कीम है, शायद सब लोग जानते होंगे उसके बारे में, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में आंगनवाड़ीज़ हैं। और जैसे कि हमारी संस्था में काम कर रहे हैं, हम हरियाणा के रूरल एरिया में हम ये कोशिश करते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ काम करके उनको सिखाया जाए बेसिक मैनेजमेंट और रेफरल के बारे में। धन्यवाद निधि जी। आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे जी, क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं, आप दर्शकों को ये जानकारी देंगे, जो अगर कोई बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है या ड्रूलिंग सिम्टम्स में पाए जाते हैं, तो क्या ड्रूलिंग स्टॉप किया जा सकता है? जी, इसमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिससे कि आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं ओरल मस्कुलेचर को, जिसको आप डेवलप कर सकते हैं ताकि वो ड्रूलिंग रुके। जैसे टेक्निक्स होते हैं लाइक रबिंग, टैपिंग, इस तरह से, ताकि ओरल मस्कुलेचर में कंट्रोल आए। और इसके साथ साथ अगर आप सही पोस्चर देंगे बच्चे को, मान लीजिए बच्चा
आगे झुक के बैठा है तो नेचुरली लार टपकेगा ही टपकेगा। अगर आप ऐसा पॉस्चर देंगे जहाँ थेरेपिस्ट का रोल आता है, एक ऐसी कुर्सी बनाएंगे जिससे अच्छा सही पॉस्चर मिले, इन सब चीज़ों से बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ साथ में आप मैनेजमेंट की टेक्निक सिखा सकते हैं, बच्चे को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं, पोंछना सिखा सकते हैं, हाइजीन सिखा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं मैनेजमेंट के तौर पे। अच्छा, धन्यवाद मैडम। अगर आप कहें, मैं हाँ प्लीज डॉक्टर साहब। यस, अभी कुछ हाल में हमारे यहाँ कुछ एक ऑपरेशन शुरू हुए, खासकर वो बच्चे जिनमें ये सारे मेथड्स फेल कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑपरेशन फाइनल है, लेकिन जिन बच्चों में ये मेथड्स फेल कर जाते हैं, बड़ी बार ये परिवार और बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। हर समय लार टपकते रहना, पहुँचते रहना, साथ में कोई बैठना नहीं चाहता और बच्चा एक ही काम में लगा रहता है, यहाँ तक कि मुंह पे अल्सर्स भी हो जाते हैं। और अगर वो ऐसी वाली स्थिति है कि एवरीथिंग एल्स हैज फेल्ड, तो जो ये ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें ये लार बनती है, आमतौर पे ये आगे को पोजीशन होती हैं और वहीं से सारा सलाइवा मुंह में आता है। एक मेथड है जिसको हम उठा के इनकी जो ग्रंथियाँ हैं, हाँ, जो इनकी डक्ट्स हैं, हाँ, उसकी ट्रांसप्लांट कर देते हैं पीछे। ये बड़ा छोटा सा ऑपरेशन होता है और कुछ ENT सर्जन ने हमारे यहाँ करना शुरू किया है और हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। और तो उसको पीछे, चूंकि वो पहले ही सलाइवा पीछे को आता है तो आराम से सॉल्व कर लेता है, तो उस बच्चे को ड्रूलिंग की प्रॉब्लम में बहुत मदद ये तो बिल्कुल नई बात बताई आपने डॉक्टर साहब। आप मैडम, डॉक्टर साहब से एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत आते होंगे, खासकर न्यूली मैरिड बच्चे, न्यूली मैरिड आते हैं जिनके पास इस प्रकार के बच्चे हो गए हों, CP बच्चे हों, और क्या उनसे एक सवाल, वो उनके मन में एक सवाल आता होगा, क्या जो हमारा दूसरा बच्चा होगा क्या भी CP हो सकता है? इस प्रकार के सवाल या इस तरह के केसेस वो प्रश्न पूछते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो पूछा जाता है, क्योंकि एक फैमिली की अप्रीहेंशन होती है कि अब क्या हम दूसरा बच्चा करें या ना करें, और दूसरा बच्चा करें तो क्या सावधानियां बरतें। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि ये जो एक तकलीफ है, ये एक तरह का एक्सीडेंट है। हर प्रेगनेंसी में इसका उतना ही रिस्क है, उस परिवार में जिसमें सेरेब्रल पैल्सी है और उस परिवार में जिसमें सेरेब्रल पैल्सी नहीं है, ये इसका तकरीबन बराबर रिस्क है। तो ये मानना कि एक बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी होगी है तो दूसरे को भी होगी, ये गलत है। हाँ, कुछ तकलीफें होती हैं जिसको हम सिंड्रोम्स बोलते हैं, जो कि सेरेब्रल पैल्सी जैसे दिखते हैं, उसमें अकड़ाहट हो सकती है, बट वो सही मायने में सेरेब्रल पैल्सी नहीं होता है। उनमें रिस्क होता है कि आपकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में भी असर हो। अगर आपके बच्चे का डायग्नोसिस प्योर सिंपल सेरेब्रल पैल्सी है तो अगले बच्चे में इसका दोबारा होने का कोई कारण नहीं है, अनलेस अनटिल वो एक्सीडेंट दोबारा से ना हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी माँ का आप ज़्यादा देखभाल करें, उसकी डिलीवरी आप सही जगह कराएं ताकि उन एक्सीडेंट्स की आप पॉसिबिलिटीज़ को कम कर दें, तो आपको कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर वो कोई हेरिडिटरी बीमारी है जो कि सेरेब्रल पैल्सी जैसी दिख रही है, तो उसके लिए एक प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत है। तो मोटे तौर पे जो सेरेब्रल पैल्सी जिसको हम कहते हैं, उसमें कोई जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसको देखने पे पता लग जाता है। उसके लिए क्रोमोसोमल एनालिसिस की भी जरूरत नहीं होती और उसको समझ लेना बहुत अच्छा होगा। हालांकि अगर हम जो सुमित्रा जी जिस क्षेत्र में है, डेफ ब्लाइंडनेस है, उसमें कुछ बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिनमें जेनेटिक काउंसलिंग की भी जरूरत हो सकती है। जैसे डेफ ब्लाइंडनेस का एक मूल्य कारण अशर सिंड्रोम है और उसका डायरेक्ट रिलेशन फैमिली हिस्ट्री के साथ है। अगर एक बच्चा जो अशर सिंड्रोम अगर पैदा होता है तो करीब 99% ये चांसेस है कि दूसरा बच्चा भी अशर सिंड्रोम होगा, प्रोवाइडेड हम अगर वो जेनेटिक करेक्शन या जो जेनेटिस्ट जो एडवाइस देते हैं, अगर उस तरह के काउंसलिंग के थ्रू अगर फैमिलीज गुजरते हैं तो हो सकता है वो प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन डेफ ब्लाइंडनेस के कई कारण जेनेटिक हो सकते हैं। हमारे पास एक चेन्नई से कॉल है, हम कॉल ले लेते हैं, फिर जैसा जारी रखेंगे। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yeah, this is the question to Dr. Varinder Singh. Yes. We talk about children with prematurity. Yeah. These children do not exhibit all the reflexes you had mentioned. And so how can we consider this? I mean, do we start treatment initially, immediately? Or what can be done with these children? Okay, Dr. And how much is the possibility of developing a cerebral palsy for these children? You see, if a premature child has had no adverse events around the birth, then chances of this child having cerebral palsy are very low. You always make concessions for his prematurity. So when I will look at disappearance of a particular primitive reflex in a premature child, I will give allowance for that prematurity. If the child was premature by 6 weeks, I will give him 6 additional weeks of age, of the chronological age this child has, before I would expect this reflex to disappear. That's one way.
If you look at non-presence of the reflexes, yes, their sucking, rooting would be less, as I mentioned earlier also, but this would come up very fast within 2 to 3. The closer they are to 40 weeks of gestation, say a child was born at 34 weeks, you expect this child around 4 weeks of age to have all these parameters absolutely established, just like a child who was born term. So if the child has achieved his milestones effectively in that period, there is no reason you should suspect a cerebral palsy in such a child. We always have, since these are high-risk babies, a early stimulation program for these babies anyway. It's not that because they have cerebral palsy, just because they're at a higher risk, and it does not cause any harm if you give them adequate stimulation. It is worthwhile. Any good nursery or a good perinatal unit has a high-risk clinic for them, and they give this kind of Okay, thank you, डॉक्टर साहब. हमारे पास एक कॉल है रांची से. हाँ, प्लीज कॉल फ्रॉम रांची. हाँ, हेलो. हाँ, प्लीज बताइए. हेलो. हाँ, यस. हाँ, we are basically I'm calling from Ranchi, Deepshika. Yes, please. We are working with for children with mental retardation, autism, and cerebral palsy. Could you please give us some know-how as what is to be done to initiate services for deaf-blind children? You already have a few children who could be deaf blind. जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया था कि डेफ ब्लाइंड एक हिडन डिसेबिलिटी है, बच्चों में इतना जल्दी उभर कर दिखाई नहीं देता है. जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, अक्सर पाया जाता है कि बच्चों को थोड़ा देखने में या सुनने की शक्ति में कमी हो, और वो बच्चे बाकी आपके मेंटली रिटार्डेड बच्चों से थोड़ा भिन्न होते हैं या ज़्यादा सिवियरली इन्वॉल्व होते हैं, या जो आप टेक्निक्स बाकी बच्चों के साथ आपका काम होता है वो यहाँ लागू नहीं हो पाता है. ऐसे बच्चे आपके पास शायद हो. डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए सर्विसेज शुरू करने के लिए आवश्यकता क्या है? सबसे पहला, अगर आपके पास एक भी डेफ ब्लाइंड बच्चा आपने पहचान किया है तो वही एक आपका स्टिमुलस बन जाता है एक सर्विस शुरू करने के लिए. बहुत रॉकेट साइंस जैसा काम नहीं है बच्चों के साथ काम करना. सेम एम्पैथी चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए और कुछ नॉलेज, कुछ ट्रेनिंग से हम काम आगे बढ़ा सकते हैं. धन्यवाद सुमित्रा जी. हमारे पास समय की कमी है और हम ये कार्यक्रम की समाप्ति करने जा रहे हैं. और हमने अभी देखा कि डॉक्टर साहब, सुमित्रा जी, निधि जी ने काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, खासकर मल्टीपल हैंडीकैप के बारे में, ये क्या है और इनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जा सकता है. खासकर निधि जी ने, सुमित्रा जी ने काफ़ी अच्छी बात बताई, जो डेफ ब्लाइंडनेस को कैसे अर्ली इंटरवेंशन किया जा सकता है. और 80% बच्चे जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो जन्म के पश्चात ही और 6 साल के बीच में होता है, और बच्ची हुई क्षमता को हम उसी दरमियान उभारने की कोशिश करते हैं. और डेवलपमेंट में कहीं डिले है तो हम कुछ कमी का एहसास कर सकते हैं. खासकर इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया रिफ्लेक्सेस के बारे में काफ़ी नया इन्फॉर्मेशन, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात जानकारी दी. उन्होंने कहा सेंसरी स्टिमुलस के तुरंत बाद जो मूवमेंट होने चाहिए उसमें डिलेड होने से या उसके किसी खास समय तक परसिस्ट होने से कहीं ना कहीं ये कमी होती है, और हम डायग्नोज करते हैं बच्चे में कहीं ना कहीं कमी है. और उन्होंने कुछ स्लाइड्स दिखाए जो काफ़ी अच्छा, मतलब कि यूजफुल स्लाइड्स रहा, खासकर ग्रास रिफ्लेक्स के बारे में, रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में, एब्सेंस ऑफ सकिंग रिफ्लेक्स से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया. और खासकर निधि जी ने ये जो इन्फॉर्मेशन दी, खासकर उन्होंने जो सेरेब्रल पल्सी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी. इन्होंने ये बताया जो सेरेब्रल पल्सी बच्चों के क्या क्या अर्ली साइंस होते हैं, और मोटर माइलस्टोन डेवलपमेंट के डिले होने से इस प्रकार के सेरेब्रल पल्सी की केसेस होने की संभावना होती है. हम इनका धन्यवाद करते हैं. हम दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आप इस संदर्भ में खासकर मल्टीपल डिजेबिलिटी के बारे में, मल्टीपल हैंडीकैप के बारे में, सेरेब्रल पल्सी के बारे में, डेफ ब्लाइंडनेस के बारे में किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं. हम इनसे अनुरोध करेंगे कि आप के सवालों का जवाब वो ज़रूर दें. और विशेष जानकारी के लिए इस संदर्भ में कुछ पॉलिसी संबंधी जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया B22 कुतुब स्टेशन एरिया, न्यू दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं. हमारी ईमेल ID है rehab@nd.vsnl.net.in. आज के इस कार्यक्रम को
में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम, खासकर डिएबिटीज से इश्यूज़ का कार्यक्रम, प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे तक ज्ञान दर्शन के चैनल पर प्रसारित होते हैं। और हमारा समय पहले 12 से 1 था, उस समय को हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है। हम आपके द्वारा भेजे गए सुझाव को अपने आने वाले कार्यक्रम में समायोजित करेंगे। हम डॉक्टर साहब, मैडम सुमित्रा जी और मैडम निधि जी का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर आए और अच्छी जानकारियाँ दी। धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद।